नमस्कार दोस्तों, पर्यावरण मूल्यांकन के लिए विधियां शीर्षक पर यह हमारा तीसरा वीडियो है। पहले भाग में हमने मांग वक्र दृष्टिकोण पर आधारित व्यक्त वरीयता की विधियों के अंतर्गत आकस्मिक मूल्यांकन विधियां पढ़ी थी, जिनमें ट्रेड ऑफ गेम विधि, लागत रहित पसंद विधि और डेल्फी पद्धति शामिल थी। दूसरे भाग में हमने प्रकट वरीयता की विधियां पढ़ी थी, जो कि स्थानापन्न बाजार दृष्टिकोण पर आधारित थी। इनमें शामिल थी यात्रा लागत विधि और सुखमय मूल्य विधि। इस वीडियो में हम लागत लाभ विश्लेषण विधि और संपत्ति मूल्य विधि तथा मजदूरी अंतर विधि का अध्ययन करेंगे। गैर मांग वक्र दृष्टिकोण पर आधारित निम्नलिखित विधियों का अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। शुरू करते हैं प्रकट वरीयता की विधियों के अंतर्गत लागत लाभ विश्लेषण विधि। वास्तव में लागत लाभ विश्लेषण का अर्थ किसी एक नीति के सामाजिक लाभों तथा अलाभों या हानियों या लागतों को एक सामान्य मुद्रा इकाई में परिभाषित तथा वर्णित करना है। सामाजिक लागत में निजी लागत और बाहरी लागत दोनों शामिल होती हैं। बाहरी लागत वे लागतें हैं जो सीधे तौर पर वस्तु के उत्पादन की लागत से संबंधित होती हैं, लेकिन इन्हें निर्माता वहन नहीं करता। बाहरी लागतें सीधे समाज द्वारा वहन की जाती हैं, इसलिए इन्हें सामाजिक लागत कहा जाता है। शहर के भीतर कोई कारखाना या मिल हवा और जल को प्रदूषित करते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा ऑयल रिफाइनरी अपना कचरा यमुना नदी में बहा रही है, जिससे पानी दूषित हो रहा है, जिसका दुष्प्रभाव मानव तथा अन्य जीवों के स्वास्थ्य पर भी हो रहा है। यह विश्लेषण परियोजना मूल्यांकन के लिए सर्वाधिक वैज्ञानिक और उपयोगी कसौटी भी है। सामाजिक दृष्टिकोण से परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए लागत लाभ विश्लेषण सबसे उपयुक्त तथा सर्वमान्य तरीका है। यह योजना प्राधिकरण के लिए, जो योजना को लागू करता है, उसके लिए परियोजनाओं के लाभों और लागतों के वर्तमान मूल्यों के बीच के अंतर को अधिकतम करने तथा अनुकूलतम साधन आवंटन के लिए सही निवेश निर्णय करने में सहायक है। इस विश्लेषण में लाभों तथा लागतों के परिगणन, उनकी तुलना एवं मूल्यांकन शामिल हैं। इसका अभिप्राय है कि परियोजना की लागतों के सापेक्ष उसके प्रतिफलों का मूल्यांकन करना, कि लागतें कितनी हैं और लागतों की तुलना में इससे जो लाभ होंगे भविष्य में वो कितने होंगे, कितने अधिक या कम होंगे। फ्रांसीसी इंजीनियर और अर्थशास्त्री जूल्स ड्यूपिट को लागत लाभ विश्लेषण के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। जूल्स ड्यूपिट ने पहली बार सड़क या पुल के निर्माण की एक परियोजना की सामाजिक लाभप्रदता की गणना करने के लिए लागत लाभ विश्लेषण विधि का उपयोग किया था। इरिक्स्टेन, मैकिन तथा मागोलिस जैसे अर्थशास्त्रियों ने सिंचाई तथा परिवहन परियोजनाओं में निवेश के मूल्यांकन के लिए लागत लाभ विश्लेषण तकनीक का विकास अमेरिका में किया। सर्वप्रथम भारत में इसका प्रयोग प्रोफेसर D.R. गाडगिल द्वारा महाराष्ट्र में गोदावरी तथा प्रवरा नहर व्यवस्था के संदर्भ में किया गया था। इसके बाद प्रोफेसर सयानी तथा नीलकंठ रथ ने हीराकुंड बांध परियोजना की लागतों एवं लाभों का मूल्यांकन किया। योजना आयोग की अनुसंधान कार्यक्रम समिति ने 1958 में 6 सिंचाई परियोजनाओं के लिए लागत लाभ अनुमानों का अध्ययन किया। इसी प्रकार के विश्लेषण अन्य अर्थशास्त्रियों ने देश की अनेक योजनाओं के बारे में किए। लागत लाभ विश्लेषण का महत्व। लागत लाभ विश्लेषण योजनाओं की वांछनीयता का मूल्यांकन करने का एक व्यवहारिक उपकरण है। इसमें परियोजना के प्रत्यक्ष एवं परोक्ष लाभों का आकलन कर उसके दीर्घकालीन महत्व का अनुमान लगाया जाता है। लागत लाभ विश्लेषण विकेंद्रीकृत निर्णय का अवसर प्रदान करता है। लागत लाभ विश्लेषण एक उद्देश्य को पूरा करने की लागतों को त्याग किए गए लाभों के साथ साथ जो दूसरे लाभ हैं जो उससे भविष्य में प्राप्त होंगे, उनके संदर्भ में मूल्यांकन करने में सहायता करता है। एक अभी ऊपर हमने पढ़ा था, लागत लाभ विश्लेषण विकेंद्रीकृत निर्णय का अवसर प्रदान करता है, क्योंकि लागत लाभ विश्लेषण करते समय कई समितियों का गठन किया जाता है और
प्रत्येक समिति अलग अलग पक्षों को, परियोजना के अलग अलग पक्षों को ध्यान में रखती है, अलग अलग पक्षों का अध्ययन करती है। तो उससे जो निर्णय लिए जाते हैं उनमें सभी की सहमति हो जाती है, यानी कि वो सभी की सहमति से लिए जाते हैं, सभी के विचार उसमें शामिल होते हैं, इसलिए ये विकेंद्रीकृत निर्णय का अवसर प्रदान करता है। इस विश्लेषण के कारण किसी एक विशेष समुदाय के लिए अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु राजनीतिक दलों द्वारा परियोजनाओं को विकृत करना कठिन होता है। यह विश्लेषण कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु सिंचाई और अन्य साधनों में निवेश तथा परिवहन योजनाओं में निवेश के मूल्यांकन हेतु विशेष रूप से उपयोगी है। लागत लाभ विश्लेषण में आने वाली कठिनाइयाँ। सर्वप्रथम कठिनाइयाँ लागत निर्धारण में होती हैं। उत्पादक साधनों के बाजार मूल्य लागतों को अधिक प्रभावित करने वाले होते हैं। अर्धविकसित या अल्प विकसित देशों के लिए बाजार मूल्यों का उतार चढ़ाव एक विशेष समस्या है जिसका समाधान कठिन होता है, और बाजार मूल्यों में ये उतार चढ़ाव वर्तमान में लागत के अनुमानों को गलत साबित कर देता है भविष्य में। यानी कि वर्तमान मूल्यों के आधार पर जो लागत अनुमान लगाए जाते हैं वो भविष्य में निरर्थक हो जाते हैं अल्प विकसित देशों में। आजकल अर्थशास्त्री छाया लागतों के सिद्धांत की बात करते हैं, जिससे परियोजना के समाज पर होने वाले वास्तविक लागत का हिसाब तैयार किया जा सके। इसी कारण अर्थशास्त्री परियोजना के मूल्यांकन हेतु छाया कीमतों और लागतों का प्रयोग करते हैं। लाभ निर्धारण में कठिनाइयाँ। जो दूसरी कठिनाई है वो है लाभ निर्धारण में कठिनाइयाँ। परियोजना से होने वाले लाभ और प्रतिफलों के निर्धारण का कार्य और भी कठिन है। उत्पादन की गणना में अनिश्चितता बनी रहती है, क्योंकि हर साधन यदि उपलब्ध हो तो भी संचालन में वो शिथिल हो सकता है। हो सकता है कि वो पूर्ण कुशलता के साथ में कार्य ना करे। लाभों को मापने में दूसरी कठिनाई बाहरी मितव्ययताओं से संबंधित होती है। बाहरी मितव्ययताओं का मतलब है कि समाज को क्या लाभ हो रहे हैं, उस परियोजना से उनको मापना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लागत लाभ विश्लेषण अव्यावहारिक है तथा अल्प विकसित देशों के लिए यह विश्लेषण विकसित देशों की अर्थव्यवस्था की परिस्थितियों पर आधारित है, जिनमें मूल्य जो है स्थिर रहते हैं, जबकि अल्प विकसित देशों में मूल्य जो है अस्थिर रहते हैं। इसलिए विकसित देशों में लागतों व लाभों की स्थिरता के साथ चला जा सकता है, यानी कि अनुमान गलत नहीं हो सकते। आप वर्तमान मूल्यों के आधार पर लागत का अनुमान लगा सकते हैं, जो कि भविष्य में भी सार्थक सिद्ध होती है, परंतु यह आधार अल्प विकसित देशों के लिए अव्यावहारिक हो जाता है। फिर भी इस विश्लेषण का प्रयोग अल्प विकसित देश कुछ मान्यताओं के आधार पर अवश्य कर रहे हैं। जैसे भारत ने नहर और नदी घाटी परियोजनाओं में लागत लाभ विश्लेषण का प्रयोग किया है। यह अवश्य है कि विकास की प्रारंभिक अवस्था में लागत लाभ विश्लेषण कठिनाई के साथ उपयोगी हो सकता है, यानी कि इसमें कुछ दिक्कतें आती हैं, पर फिर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि भारत ने किया है। दूसरी विधि है संपत्ति मूल्य विधि। संपत्ति मूल्य पद्धति में पर्यावरणीय गुणवत्ता के विभिन्न स्तरों पर मौद्रिक मूल्यों को रखने के लिए एक सरोगेट बाजार दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। यह दृष्टिकोण घरों और अन्य रियल एस्टेट के लिए बाजार कीमतों पर डेटा का उपयोग करता है, ताकि पर्यावरणीय गुणवत्ता, वायु, शोर आदि के बेहतर स्तर के लिए उपभोक्ताओं की भुगतान करने की इच्छा का अनुमान लगाया जा सके। उन क्षेत्रों में जहां भूमि के लिए अपेक्षाकृत प्रतिस्पर्धी बाजार मौजूद हैं, अचल संपत्ति की कीमतों को घर, प्लॉट के आकार और पानी की गुणवत्ता जैसी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर घटकों में विघटित करना संभव होता है। बेहतर स्थानीय पर्यावरणीय गुणवत्ता के लिए भुगतान करने की सीमांत इच्छा स्वच्छ पड़ोस में आवास की बढ़ी हुई कीमत में परिलक्षित होती है। एक स्वच्छ पड़ोस में आवास की बढ़ी हुई कीमतें जो हैं वो इस बात को दर्शाती हैं कि जो वहाँ पर रहने के इच्छुक लोग हैं वो स्थानीय पर्यावरणीय गुणवत्ता में जो बेहतरी हुई है उसके लिए कितना भुगतान करने को वो तैयार हैं। यानी कि पर्यावरणीय गुणवत्ता में होने वाली वृद्धि की कितनी कीमत
लोग देने को तैयार हैं। ये स्वच्छ पड़ोस में आवास की बढ़ी हुई कीमतों में परिलक्षित होता है। तीसरा जो दृष्टिकोण है या तीसरी जो विधि है वो है वेतन अंतर विधि, जो कि प्रकट वरीयता की विधि है। मजदूरी अंतर दृष्टिकोण एक सरोगेट बाजार दृष्टिकोण है जो पर्यावरणीय गुणवत्ता के विभिन्न स्तरों के मौद्रिक मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में समान नौकरियों के लिए मजदूरी दर में अंतर पर जानकारी का उपयोग करता है। इस दृष्टिकोण का उपयोग भीड़ भाड़, वायु प्रदूषण और सौंदर्य शास्त्र के विभिन्न स्तर जैसे पर्यावरणीय चरों के लिए मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। मजदूरी भी विभिन्न कारकों के कारण भिन्न होती है। ये कारक हो सकते हैं शिक्षा और प्रशिक्षण, कार्य निपुणता और अनुभव। प्रत्येक श्रम बाजार में या श्रम बाजार क्षेत्र में श्रम की मांग और आपूर्ति की स्थिति, स्वास्थ्य के लिए व्यावसायिक जोखिम, मृत्यु की संभावना, पर्यावरणीय परिवेश से संबंधित जीवन स्थितियां आदि, इनका भी प्रभाव जो है मजदूरी पर पड़ता है। इनकी वजह से भी मजदूरी दर में भिन्नता होती है। काम पर आने वाले खतरों के संबंध में जीवन और अंग के मूल्य को निर्धारित करने के लिए मजदूरी जोखिम विश्लेषण में सुखमय मजदूरी दृष्टिकोण का उपयोग किया गया है। सामान्य सुखमय वेतन समीकरण इस प्रकार से है। आई बराबर, यानी कि जो वेतन है सामान्य सुखमय वेतन निर्भर करता है PJRS पर। अब ये क्या है? P किसी दिए गए कार्य के लिए भुगतान दर, J कार्य संबंधी विशेषताएं जैसे काम के घंटे, छुट्टी, बीमारी लाभ आदि, R मौत का जोखिम, S प्रदर्शित करता है यहाँ पर काम करने के लिए आवश्यक कौशल। तो जो सुखमय वेतन है वो इन सब पर निर्भर करता है, इन सब का वो फलन है। श्रम बाजारों में विशेष रूप से मृत्यु या चोट के जोखिम, रोजगार विशेषताओं को मापने के लिए पारंपरिक रूप से सुखमय वेतन दृष्टिकोण का उपयोग किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।